नमस्कार। आइए बात करते हैं क्विज ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रेड फाइनेंस के ऊपर, इसके आंसर्स के। पहला प्रश्न है, मार्क द ऑड वन आउट, ट्रेड इन्वॉल्व्स। अभी ऑड वन आउट जब भी कभी आएगा हमको देखना पैटर्न। हो सकता है तीन सूट करते हैं और एक नहीं सूट करता, या तीन नहीं सूट करते हैं एक सूट करता है, क्योंकि चार विकल्प हैं। सिर्फ चलिए देखते हैं कि ट्रेड इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेलर। टू सेलर, अभी सामान जो गुड्स हैं और या जो भी कोई सर्विस दी जा रही है वो जाएगा बायर को, नॉट टू द सेलर। यानी कि ये विकल्प गलत है। फिर भी पैटर्न देखना हमको। दूसरा है मूवमेंट ऑफ फंड्स टू बायर। अब जब खरीद फरोख्त हो रही है तो पैसा तो बायर से सेलर को जाएगा, ना कि फंड्स टू, या ना कि टू द बायर। यानी ये भी विकल्प गलत है। चलिए दो विकल्प गलत हो गए। तीसरा देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ नो हाउ टू सेलर। अब नो हाउ का मतलब होता है कैसे काम करना है, क्या जो जो भी तकनीकी नो हाउ है, डूज एंड डोंट्स वगैरह। अब वो किसको दिया जाएगा? बायर को। खरीद कौन रहा है? बायर। यहां पे क्या दिया गया? ट्रांसफर ऑफ नो हाउ टू सेलर। ये भी गलत है। यानी कि यहां भी ये दो तीन तीनों गलत है। अंतिम विकल्प पे जाते हैं, मूवमेंट ऑफ नो हाउ, रिसोर्सेज एंड स्किल्स फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर। हाँ, ये सही आ रहा है, क्योंकि देखिए जब ट्रेड होगा तो क्या होगा? नो हाउ जो है वो एक एक वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर, एक जगह से इंटरनेशनल ट्रेड है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। क्या चीज? नो हाउ, जो कि फ्रॉम सेलर टू बायर जाएगा। रिसोर्सेज एंड स्किल्स, वो भी फ्रॉम सेलर टू बायर जाएगा। तो ये विकल्प सही है। यानी कि तीन विकल्प गलत हैं, पहले एक दो तीन, चौथा सही है। तो ऑड वन आउट हुआ नंबर 4। चलिए अगले पे चलते हैं। अगेन मार्क द ऑड वन आउट, कि कौन सा विकल्प औरों से भिन्न है। अब इसमें जो पहले विकल्प देख लेते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इससे क्या पता चलता है कि जहां इंटरनेशनल ट्रेड होगा वहां पे होलसेल और रिटेल तो होगा नहीं। वहां पे तो बस ट्रेड है, कोई फुटकर चीज तो भेजी नहीं जाती। तो ऐसे मामले में ये देखा जाता है कि डोमेस्टिक ट्रेड, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड ये एक समूह में आता है, ये ग्रुप में आता है कि डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर होलसेल ट्रेड भी होता है और रिटेल ट्रेड भी होता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा नहीं है। यानी कि विकल्प एक, दो और तीन एक पैटर्न के हैं और विकल्प नंबर 4 दूसरे पैटर्न का, यानी कि ऑड वन आउट हुआ विकल्प नंबर 4। अगले पे पहुंचते हैं। चलिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज एज अ ग्रुप, एक समूह के तौर पे, आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग। कि कोई भी जो भी कोई इसके अंदर ऑप्शन दिए जीडीपी, एनुअल बजट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल पीस सिचुएशन। ऐसी कौन सी इनमें से चीजें जो कि इनको एक समूह की तरीके से इसको अफेक्ट करता है? तो देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि नई नई इंडस्ट्रीज लगी, नई नई फैक्ट्रीज लगी, वो हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट से क्या होगा कि चीजें जल्दी इधर से उधर जा सकती हैं, या ज्यादा एक टाइम में जा सकती हैं, जैसे बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि आपका ऑयल टैंकर्स वगैरह हो गए। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये भी क्या हो गई कि एक कंट्री के अंदर कोई कंपनी है, वो अपने ही कंट्री नहीं दूसरी कंट्री में भी काम कर रही है, उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज मान लीजिए बीपीओ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, ये होते हैं। तो अब ये चीजें आई तो ये एज अ ग्रुप, एक समूह की तरह से, दे आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग। अब देखते हैं क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट से कोई जीडीपी में तो फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, जो सर्विसेज दी जाएंगी उससे पड़ेगा। तो एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन मेरे ख्याल से जीडीपी में नहीं आएगा। अब एनुअल बजट ऑफ इंडिया, एनुअल बजट ऑफ इंडिया के अंदर भी
ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बाकी सब चीजें जो है वो उससे उसके लिए एलोकेशन करना है नहीं करना है, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, वो तो सब ठीक है। लेकिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, वो तो एनुअल बजट को नहीं अफेक्ट करेगा। तो इसको भी पहले दूसरा हमने देखा, इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड में देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जाएगा, एक कंट्री का प्रोड्यूस दूसरी कंट्री में जाएगा, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करेगा। एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता जाएगा, जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऑयल टैंकर, कितने बड़े बड़े ऑयल टैंकर होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक सामान ले जा सकते हैं। या आपका मान लीजिए फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हिंदुस्तान से यूरोप और यूएसए तक जाते हैं, वो कैसे जाएंगे फूल, वो तो खराब हो जाएंगे अगर शिप से जाएंगे। तो वो जाते हैं एयरक्राफ्ट से, तो ये एडवांसमेंट ट्रांसपोर्ट हो गया। या आपके ट्रक्स हैं जो कि रेफ्रिजरेटेड होते हैं, बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, कंटेनर वाले ट्रक आ रहे हैं, तो एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करेगा। ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन में एक 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 कंपनी एक कंट्री में वो दूसरी कंट्री में बेच सकती है, वही ग्लोबलाइजेशन है, तो ये भी इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करेगा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कंपनी को कुछ इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है, वो ये चाहते हैं कि अगर मैं दूसरी कंट्री में वहां के जाके लोगों को समझूं, वहां की जरूरियात को समझूं, तो वहां पे ऑफिस रख लेती है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गई, तो वो भी इंटरनेशनल ट्रेड को बेटर करेगी। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज डोमेस्टिक ट्रेड की भी हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रेड की भी हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे बीपीओ सर्विस हिंदुस्तान की इतनी ज्यादा है, यूएसए को कॉल सेंटर्स इंडिया में है, मेडिकल सर्विसेज है, टेक्निकल नो हाउ करते हैं, लीगल सर्विस है, इंश्योरेंस है, ये सब चीजें हम आउटसोर्स कर देते हैं, तो ये सब चीजें इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करेंगी। इसलिए ये विकल्प हमको सही लगता है। फिर भी आखिरी विकल्प भी देख लें, इंटरनेशनल पीस सिचुएशन। इंटरनेशनल पीस सिचुएशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट वगैरह कोई लेना देना नहीं है, तो ये विकल्प भी गलत है। इसका मतलब जो हमने टिक किया है इंटरनेशनल ट्रेड, तीसरा नंबर विकल्प, यही इसका आंसर है, इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंड्स आउट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड बाय, डोमेस्टिक ट्रेड भी है इंटरनेशनल ट्रेड भी है, ऐसी कौन सी खासियत है इंटरनेशनल ट्रेड की जो कि वो डोमेस्टिक ट्रेड से भिन्न है, फर्क है। चलिए ये देखते हैं क्या है। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब की है सामान इधर से उधर ले जाना। सामान इधर से उधर इंटरनेशल ट्रेड में भी होता है और डोमेस्टिक ट्रेड में होता है। लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में मान लीजिए आपके टमाटर जाने हैं एक गांव से एक शहर तक, उसके लिए कोई खास ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही टमाटर दूसरी कंट्री में जाने, तो उसके लिए प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले जाने वाले शिप्स होने चाहिए या एयरक्राफ्ट होने चाहिए, जो कि उसको खराब ना होने दे। तो इसीलिए लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बिल्कुल फर्क होती है। इसके अंदर शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, रेल और रोड भी होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर लॉजिस्टिक्स, सामान इधर से उधर ले जाना, एक बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, फर्क होता है डोमेस्टिक से। तो इसीलिए यस, ये तो सही है, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंड आउट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड बाय लॉजिस्टिक्स, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं क्या है। नॉलेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग टैक्सेशन। अब आप अपनी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंट्री का अगर आपको नहीं पता कि वहां का कानून और विधि ये सब कैसे काम करता है, तो आप कैसे काम करेंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर दें जो कि दूसरी कंट्री को एक्सेप्टेबल ना हो। तो इसलिए लॉ, नॉलेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस कंट्रीज, यानी कि जिस भी कंट्री में आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग टैक्सेशन। टैक्सेशन भी हर कंट्री का अलग आता है, तो अगर हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और वहां के किसी टैक्सेशन के नियम के विरुद्ध काम कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए नॉलेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग टैक्सेशन भी सही है। तो इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड तो दो सही हो गए। तो चलिए तीसरा देखते हैं फिर क्या है। अदर करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, दूसरे की करेंसी की मालूमात होनी चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितने का आपका माल खरीद सकता है, क्योंकि आपकी करेंसी, आपका प्रोडक्शन तो कॉस्ट तो सारी अपनी करेंसी में है, इसके हिसाब से अदर करेंसी नॉलेज चाहिए। इंपोर्ट के लिए भी दूसरी करेंसी कितने की है, हमारे यहाँ इतने में बिकेगा नहीं मिलेगा, तो अदर करेंसीज की नॉलेज भी बहुत जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ये तो तीन तीन एक हो गए। चलिए चौथा देखते हैं क्या है।
नॉमेनक्लेचर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स, नॉमेनक्लेचर का मतलब जो फाइनेंस दी जा रही है, जो भी ऋण की सहूलियत होती है, उसका नाम क्या दिया गया है। अब देखिए कि जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है उसके अंदर लिखा, दो तरीके का उसके अंदर विभाजन होता है। पहला होता है प्री सेल, दूसरा होता है पोस्ट सेल। लोन का असेसमेंट की आंकलन जो है वो इस पे फर्क पड़ता है कि प्री सेल है या पोस्ट सेल है, उसकी सब जरूरियात फर्क हो जाती है। ये तो होता है डोमेस्टिक ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, जो आप बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो है प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। जब आपके बॉर्डर को क्रॉस करता है तो फाइनेंस होती है प्री शिपमेंट फाइनेंस या पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो डोमेस्टिक में है प्री सेल और पोस्ट सेल, और इंटरनेशनल के अंदर है प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। तो इसका नॉमेनक्लेचर और फाइनेंस में बैंक भी फर्क हो जाता है। तो चारों सही आ रहे, हाँ पांचवा विकल्प है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये चारों सही है। तो इसलिए हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लॉजिस्टिक्स, नॉलेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग टैक्सेशन, अदर करेंसीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बैंक, ये सब यहाँ पे लागू हो जाते हैं। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड बाय ऑल ऑफ द अबव, यही सही विकल्प है। तो अगले प्रश्न पे जाते हैं। बैंक्स आर अट्रैक्टेड टू ट्रेड फाइनेंस बाय, ट्रेड फाइनेंस की तरफ बैंक्स क्यों जाएंगे, कुछ फायदा होगा, बैंक को फायदा होगा तभी जाएंगे ना, अट्रैक्ट होंगे ट्रेड फाइनेंस की तरफ बैंक्स। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं। अब पहला देखिए इसके अंदर क्वेश्चन है नॉन फंड बेस्ड इनकम। बिल्कुल साहब, बहुत नॉन फंड बेस्ड, क्योंकि नॉन इंटरेस्ट इनकम सारी नॉन फंड बेस्ड इनकम में आ रही है। इसके अंदर जितने भी हमारे चार्जेस हैं, फीस हैं, एडवाइजिंग फीस वगैरह, बहुत सारी गारंटी के फीस वगैरह, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में होती हैं। तो बैंक्स जाना चाहते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू फाइनेंस बिकॉज ऑफ द नॉन इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम, जिसके अंदर कि उनके रिस्क कम हो गया, क्योंकि फंड्स ले आउट नहीं है, तो नॉन फंड बेस्ड इनकम हो। वेरी गुड, दिस इज राइट। फिर भी देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सचेंज अर्निंग। बिल्कुल सर, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, बैंक को कस्टमर से फॉरेन एक्सचेंज खरीदनी है या प्रोवाइड करनी है, हर एक के अंदर बैंक को अपना इंटर आईबी रेट जो है, इंटर बैंक रेट है, उससे थोड़ा मार्जिन आता है। तो एक्सचेंज अर्निंग तो होनी है, तो ये भी सही है, उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। यस। फ्लोट फंड्स, हमने एक डीडी इशू किया, वो डीडी दूसरे कंट्री में जाके एनकैश कितने दिनों में होगा, तब तक हमारे पास वो नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। या मान लीजिए कोई पैसा आया हमारे पास, लेट अस से यूएस डॉलर्स के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर पैसा आया, तो उनके जो दिन होता है वो हमारी रात के टाइम पे हुआ, यानी कि आज की तारीख में पैसा आ रहा है लेकिन वो ओवरनाइट हमारे पास पड़ा हुआ है। मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम कह रहा हूं। और अगर उसको अप्लाई करने में टाइम लगता है, कुछ डिटेल्स लेने हैं, तो 8-10 दिन तक भी वो पैसा पड़ा रहता है। तो ये तो फ्लोट फंड हो गया, बैंक के पास पैसा है, वो उसको ब्याज पे लगा सकता है। तो फ्लोट फंड्स बहुत अवेलेबल होते हैं ट्रेड फाइनेंस के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर। तो इसीलिए फ्लोट फंड भी अट्रैक्ट करता है। तो तीनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए चौथा देखते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग फाइनेंस। आपने प्री शिपमेंट फाइनेंस दिया, कोई पीसी दिया, वो जब माल एक्सपोर्ट होता है तो फिर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस से वो पे ऑफ हो जाता है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की आपने, तो जब दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट होकर सामान गया, वहां से जब पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली आपका लोन, जो भी कोई आपने फाइनेंस किया होगा, वो पे ऑफ हो जाएगा। तो सेल्फ लिक्विडेटिंग फाइनेंस हो गया। इसीलिए यस, ट्रेड फाइनेंस में बहुत ज्यादा बैंक का रिस्क कम हो जाती है, इसीलिए सेल्फ लिक्विडेटिंग फाइनेंस भी है। यानी कि ऊपर के चारों सही हैं। हाँ, 5 विकल्प देखिए है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही रहेगा, सही आंसर है, क्योंकि ऊपर की चारों चीजें यहाँ लागू होती हैं। बैंक्स आर अट्रैक्टेड टू ट्रेड फाइनेंस बिकॉज ऑफ ऑल द अबव। ये भी विकल्प नंबर 5 यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया मान लीजिए सिविल वॉर वगैरह इस तरह की चीजें, और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया वॉर वगैरह। इंटरनेशनल सैंक्शंस होती हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की वजह से रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। तो जब ऐसा हो जाए, ट्रेडर ने तो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो तो फंस गया। तो ऐसी कौन सी रिस्क है
जो कि इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से कौन सी रिस्क ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है, वो है पहला आप विकल्प है पॉलिटिकल रिस्क। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से नाराज है, वहां सैंक्शन कर रही है, वॉर है, इस तरह की चीजें हैं, इसको पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए बाकी विकल्प देखते हैं। इकोनॉमिक रिस्क, लीगल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये फर्क है। ना तो ये इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट में इकोनॉमिक रिस्क आएगी, ना लीगल रिस्क आएगी, ना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आएगी। वैसे आगे के प्रश्नों में इसको डिटेल में ले जाएगा, तो मैं इसको यही खत्म करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क इस प्रश्न का सही आंसर है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जहां पे भी युद्ध होता है या कुछ सिविल वॉर वगैरह होती है या कुछ सैंक्शंस आ जाते हैं, तो एक ट्रेडर को जो रिस्क फेस करनी पड़ती है उसको कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीकनिंग ऑफ करेंसी रिड्यूस पेइंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडर्स, डिक्रीजिंग जीडीपी एक्सपोज ट्रेडर टू, अब फिर रिस्क आ गई, वेरियस रिस्क आ गई। अब ये क्या रिस्क है, देखिए वीकनिंग ऑफ करेंसी, आपका आपने कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं आप कोई चीज, मान लीजिए आपने सोचा कि भाई ये वाली चीज मेरे को 1 लाख रुपए की पड़ेगी, लेकिन आपकी करेंसी वीक हो गई। जब आप उसका पैसा दे नहीं पाए, पता चला 1 लाख की जगह 1,10,000 हो गया। आपकी करेंसी वीक हो गई, तो ट्रेडर को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी रिड्यूस पेइंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडर्स है कि आपकी करेंसी वीक हो गई किसी वजह से, आपका ट्रेडर जो है वो उसको पे नहीं कर पा रहा जो भी कोई उसने इंपोर्ट किया है, तो ये कौन सी रिस्क हुई, ये भी इसको कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। वीकनिंग ऑफ करेंसी भी इकोनॉमिक रिस्क है। डिक्रीजिंग जीडीपी, अभी किसी कंट्री का जीडीपी कम हो गया या उसकी इनकम हो गई, जीडीपी कम हो गया, तो वो ट्रेडर की इनकम कम होती जा रही है। ऐसे हालात के अंदर ये सब आ जाएगा इकोनॉमिक रिस्क के अंदर। तो इसका उत्तर है इकोनॉमिक रिस्क। लीगल रिस्क दूसरी चीज है, वो फिर प्रश्न आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी दूसरी चीज है। तो यहाँ पे सही आंसर आता है इकोनॉमिक रिस्क, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिस्क, लीगल रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। इनएडिक्वेट लॉज टू सेटल डिस्प्यूट्स, सेफगार्ड इंटरनेशनल ट्रेड, आईपीआर एक्सपोज अ ट्रेडर टू, अब ये भी कौन सी रिस्क होगी। इनएडिक्वेट लॉज के नियम कानून तो है, लेकिन काफी नहीं है वो। जो भी कोई नियम कानून है उस देश का, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है, उसके अंदर कमी बेशी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इनएडिक्वेट लॉज टू सेटल डिस्प्यूट्स, जहां वाद विवाद होगा उसके लिए आदमी कोर्ट में जाता है। अब वहां पे अगर लॉज ही ऐसे नहीं है, तो उसको कहते हैं इनएडिक्वेट लॉज टू सेटल डिस्प्यूट्स। सेफ गार्ड इंटरनेशनल ट्रेड, अभी इंटरनेशनल ट्रेड जो चलता है वो यूसीपीडीसी है, यूआरसी है, यूआरआर है, यूआरडीजी है, ये सब जो नियम कानून है, जो पब्लिकेशंस हैं, इसके ऊपर चलता है। अभी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो भी कोई होता है उसको सेफ गार्ड करने के लिए वाद विवाद होगा, तो कहाँ जाएंगे आप, कोर्ट में जाएंगे। अगर वो इनएडिक्वेट है या फिर इनएडिक्वेट, तो वो भी लीगल रिस्क हो गई। आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने कोई चीज डेवलप की है, उसके ऊपर आपका पेटेंट है और वो दूसरी कंट्री उसको मानती नहीं। अगर कोई भी आपकी चीज को चुरा लेता है, कोई पेटेंट को चुरा लेता है, कॉपी कर लेता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, तो आप क्या करेंगे, उस कंट्री के लीगल सिस्टम में जाएंगे। अब इनएडिक्वेट लॉज है वहां पे, यानी कि ये सब चीजें क्या आ गई, लीगल रिस्क आई। जब भी कभी आपको मतलब यह है कि जब भी कभी कोई दिक्कत आई, आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, और वहां पे अगर वो सही नहीं है तो उसको कहते हैं लीगल रिस्क। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं और वहां का जो कॉस्ट है वो इतने हाई हैं, इतने हाई हैं कि आपको वाद विवाद में कोर्ट कचहरी करने में नुकसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, तो भाई छोड़ो, वो नुकसान हो गया उसको सह लो, तो वो भी लीगल रिस्क में आएगा। तो ये वाले प्रश्न का उत्तर यही है, लीगल रिस्क। चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रेमिटिंग पेमेंट्स एक्सपोज अ ट्रेडर टू, अभी इसका मतलब ट्रेडर के पास तो पैसा है ट्रेडर के पास तो पैसा है, वो पे करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, कहते नहीं भाई ये मत भेजो, तो क्या होगा, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे कर तो सकती है,
लेकिन अपने जो भी कोई रीजन से वो पे नहीं कर रही है, इस क्योंकि एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है, तो ये आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इस प्रश्न का उत्तर है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क हमने देख लिया, इकोनॉमिक रिस्क देख लिया, लीगल रिस्क देख लिया, और अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क देख लिया। यही 4 रिस्क है जो कि मेनली इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड फाइनेंस को इफेक्ट करती है। अरे ये तो बहुत बढ़िया आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अराइजेस आउट ऑफ। पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया फॉरेन एक्सचेंज क्या है, रिस्क क्या है। अब देखिए आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अराइजेस आउट ऑफ सैंक्शंस। सैंक्शंस की वजह से तो सामान्य तरह से उधर नहीं जा पाएगा ना, तो सैंक्शंस तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में नहीं आएगा। वॉर, वॉर तो पॉलिटिकल रिस्क हो गई, इसके अंदर तो फिर सामान ही नहीं इधर से उधर जा पा रहा। जैसे सैंक्शंस में सामान इधर उधर नहीं जा रहा, वॉर में नहीं जा पा रहा। अब आगे इनएडिक्वेट लॉस, क्योंकि वहां का लीगल सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है, इतना दमदार नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स हल कर दे, तो लिए तो लीगल रिस्क हो गई है ना। यहाँ बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की। ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अराइज आउट ऑफ की बात हो रही है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे ही मान लीजिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करते टाइम सामने वाली करेंसी इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि आप उसको पे नहीं कर पा रहे या उसमें दिक्कत आ रही है, तो फॉरेन ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स चेंज करने से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अराइज आउट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये बिल्कुल सही विकल्प है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार्क द ऑड वन आउट। फिर वो पैटर्न देखना है हमको, 3 एक तरह के होंगे सही, एक गलत होगा, या 3 गलत होंगे एक सही होगा। देखते हैं क्या है। ट्रस्ट डेफिसिट, यानी कि दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रस्ट डेफिसिट ओइंग टू लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, आपके पास सामने वाले के बारे में जानकारी तो है लेकिन वो पता नहीं कि कितनी सही है कितनी गलत है। रिगार्डिंग काउंटर पार्टीज फाइनेंस, उसके फाइनेंस में उसके क्या हालात है, ये यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट जो कि दूसरे वाले के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जो होता है, ये एक चीज कही गई। चलिए देखें ये किस पैटर्न में बैठता है। एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, लीगल इस वाली बात आई ना, तो अगर मान लीजिए कोर्ट्स अच्छे हैं तो ये तो हो गया इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ये भी हो गया इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, क्योंकि वहां का। अब आता है ऑक्ट्रॉय पेबल। ऑक्ट्रॉय पेबल तो इनलैंड के लिए होता है, आपका एक सिटी से बाहर जाता है सामान तो ऑक्ट्रॉय होते हैं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तब ऑक्ट्रॉय चुंगी जिसको कहते हैं पे करनी होती है, वो होता है डोमेस्टिक ट्रेड में। ट्रस्ट डेफिसिट ओइंग टू रिलायबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंटर पार्टी फाइनेंस। काउंटर पार्टी फाइनेंस हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने देश में भी हो सकता है, लेकिन उसका पता लगाया जा सकता है क्योंकि इतनी सारी एजेंसी है। आरबीआई की लिस्ट है, इसी ये डिफॉल्टर लिस्ट वगैरह है, बाकी आपका दूसरे बैंक से आप क्रेडिट ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये हो गया डोमेस्टिक ट्रेड के लिए। चलिए चौथा विकल्प देखते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस मोर सो इन फॉरेन एक्सचेंज, ये मैं भी जिक्र कर रहा था कि आपने वहां पे दूसरे कंट्री के अंदर अगर आप हिंदुस्तान के अंदर अगर आप कोई कोर्ट कचहरी करते हैं तो कॉस्ट उसके यहाँ के कॉस्ट के बराबर है, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हैं वहां का रेट्स अलग होते हैं, फीस अलग होती है, आपका एक्सचेंज रेट अलग होता है। तो मोर सो इन फॉरेन एक्सचेंज, जब फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे तो और पैसा लग जाएगा। मान लीजिए यूएसए में आप कोई चीज फाइल करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही अगर आप किसी और कंट्री में जहाँ की करेंसी हमसे वीक है वहां फाइल करना चाहते हैं, वहां इतनी दिक्कत क्या आएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस तो आएगा क्योंकि आपके पैनल लॉयर्स वगैरह नहीं होंगे। तो ये देखा कि पहला, दूसरा और चौथा ये परटेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, और तीसरा नंबर परटेन करता है डोमेस्टिक ट्रेड को, यानी कि ऑक्ट्रॉय पेबल डोमेस्टिक ट्रेड का है, ये ऑड वन आउट है। बाकी 3 इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं और ऑक्ट्रॉय पेबल डोमेस्टिक ट्रेड के लिए बात कर रहा है, तो इसीलिए ऑक्ट्रॉय पेबल इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला देखें। मार्क दी ऑड
वन आउट, फिर वो जाके पैटर्न देखना है। हिंट है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड क्या है? चलिए मेरे ख्याल से आंसर से ही पता चल जाएगा। हिंट तो दे ही दिया कि इनविजिबल ट्रेड है इसका, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई सामान इधर से उधर नहीं जाता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर जाता है, तो वो इनविजिबल ट्रेड है। टूरिज्म, टूरिज्म में टूरिस्ट आते हैं जाते हैं, सामान उधर से नहीं जाता, अपना पैसा खर्च करते हैं, तो ये भी इनविजिबल ट्रेड है। पैसा तो आ रहा है, मान लीजिए कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो हिंदुस्तान के अंदर पैसा खर्च करेगा तो पैसा तो आएगा, लेकिन वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एज सच नहीं है, वो एक इनविजिबल ट्रेड है, क्योंकि वो आया अपनी कंट्री से पैसा कमा के आया, यहाँ पे खर्च कर रहा है, तो हमारा पास पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, तो ये भी इनविजिबल ट्रेड हो गया। ऑफशोर बीपीओ सर्विसेज, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं। अब कॉल सेंटर हिंदुस्तान में भी होंगे, है ना, लेकिन वो होंगे इन, ऑफशोर का मतलब किसी दूसरी कंट्री में। तो जहां ऑफशोर वाले बीपीओ सर्विसेज आते हैं, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई सर्विस दे रही है, लेकिन उस सर्विस के लिए कोई सामान इधर से उधर नहीं जा रहा, सामान का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ऐसे हालात के अंदर दिस इज ऑल्सो एन इनविजिबल ट्रेड। चौथा क्या है? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। अरे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में तो सामान जाएगा इधर से उधर, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, कोई माना कंसल्टेशन और सर्विसेज वगैरह भी जाती है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में, लेकिन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ी बात है कि सामान जाता है, चाहे कुछ इलेक्शन करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, फैक्ट्री बनानी है, कोई सब कुछ बना के देना है, सब प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में आता है। उसके अंदर दैट इज अ विजिबल ट्रेड, यानी कि पहला सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, टूरिज्म और ऑफशोर बीपीओ सर्विसेज, ये सब इनविजिबल ट्रेड है, जबकि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इनविजिबल ट्रेड नहीं है। इसीलिए इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इज एन इनविजिबल ट्रेड। ऑड वन आउट हो गया प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, और इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे जानकारी अच्छी मिली होगी। नमस्कार।